नमस्कार, मैं नितिन लवानी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लैनेट पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में प्राकृत संख्याओं, सम संख्याओं, विषम संख्याओं के योग, वर्गों के योग, घनों के योग पर आधारित जो प्रश्न थे उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम संख्या पद्धति को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड या फिर गुणनखंडों की जो संख्या है वो कैसे ज्ञात की जाती है। तो आइए बात करते हैं अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। तो हमारा आज का टॉपिक है अभाज्य खंडों की संख्या। अभाज्य खंड कहें या अभाज्य गुणनखंड कहें, एक ही बात है। अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना आसान है। कैसे? कि मान लो अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि बताइए 180 की अभाज्य खंडों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे? अभाज्य खंड मतलब अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका सबको आता है कि पहले इसमें 2 का भाग दिया 90, फिर 2 का भाग दिया 45, फिर 3 का भाग देंगे 15, फिर 3 का देंगे 5 और 5 का भाग देंगे तो 1। तो इस तरह से अभाज्य खंडों की जो संख्या होगी, कितने गुणनखंड हुए इसके? 5 हुए। तो अभाज्य खंडों की जो संख्या है वो कितनी होगी? 5। तो इस तरह से हम आसानी से हल कर सकते हैं, पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि अभाज्य खंडों की संख्या किसी संख्या में कितनी है, ये कितनी होगी बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन ना आकर जो क्वेश्चन आता है वो आता है घात के रूप में, कि संख्या के ऊपर जो घात लगी हुई है उसके आधार पर अभाज्य खंड कितने होंगे वो बताने हैं। जैसे यहाँ हमारे पास 180 के बजाय क्वेश्चन ये होता है 180 की घात 40 के अभाज्य खंडों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे? 180 की घात 40 के अभाज्य खंडों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले 180 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए। 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से इसके अभाज्य खंडों की संख्या कितनी आई? 5। अब क्या करना है कि जो हमारे पास घात लगी हुई है, जो घात लगी हुई है उस घात का हमें इसमें क्या करना है? गुणा करना है। तो 5 गुणा 40 करेंगे तो अभाज्य खंडों की संख्या होगी वो कितनी आएगी? 200 होगी। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं 180 की घात 40 के बजाय मैं यहाँ संख्या को चेंज कर दूं। जैसे ये आ जाता कि 250 की घात है 32 के अभाज्य खंडों की संख्या बताइए। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि 250 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये हो गया 125, फिर 5 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग दिया 5 और 5 का भाग देंगे तो 1। तो यहाँ से अभाज्य खंडों की संख्या कितनी आई? 4। और पावर के रूप में क्या लगा हुआ था? 32। तो इसका हमें आंसर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 128। 32 गुणा 4 करेंगे तो 128। तो इस तरह से अगर घात लगी हुई है तो उस घात का अभाज्य खंडों की संख्या जो है उसमें गुणा करने पर हमारा आंसर प्राप्त हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि क्वेश्चन ये होता कि इसकी जगह हमें पूछा गया होता कि 120 की घात 24 गुणा 150 की घात 36 के अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी। अब हमारे पास दो संख्या हैं जो पहले से गुणा में दे रखी हैं। अब उनके अभाज्य खंडों की अगर संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे कि सबसे पहले 120 के अभाज्य खंड कीजिए। तो ये आया 60, फिर 30, ये आ गया 15, 3, 5 और 1। तो अभाज्य खंड कितने हुए? 5। पावर में क्या था? 24। गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120। तो 120 की घात 24 के अभाज्य खंडों की संख्या 120। अब दूसरी संख्या है हमारे पास 150। इसके भी अगर करना चाहें तो 75, 3 का भाग देंगे 25, 5 का देंगे 5 और फिर 5 का देंगे तो 1। तो इसके अभाज्य खंडों की संख्या कितनी हुई? 4। और पावर क्या थी? 36। 36 गुणा 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 144। अब 120 की घात 24 के तो आए 120 और 150 की घात 36 के आ गए 144। दोनों के बीच में क्या लगा हुआ था? गुणा। तो इन दोनों का हमें क्या करना है? ध्यान रखेंगे अभाज्य खंड निकालते समय अगर संख्याओं के बीच में गुणा है तो उसके अभाज्य खंडों को जोड़ा जाता है, और अगर संख्याओं के बीच में भाग है तो अभाज्य खंडों की संख्या को घटा दिया जाता है। तो यहाँ गुणा था तो इनके खंडों को जोड़ दिया जाए तो हमारा यह आंसर आएगा 264। तो अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं गुणा के रूप में है और अभाज्य खंड निकालने हैं तो पहले उन संख्याओं के अलग अलग अभाज्य खंड निकालेंगे, और अगर बीच में गुणा आ रहा है तो अभाज्य खंडों की संख्या को जोड़ दिया जाएगा, और अगर बीच में भाग आता तो उनकी संख्या को घटा दिया जाएगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन और करके देखें
जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये होता कि 75 की घात है 36 गुणा 140 की घात है 40, भाग हमें देना है कि 32 की घात 16 की अभाज्य खंडों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो अब हमारे पास तीन अलग अलग संख्याएं हैं, जिनमें से दो गुणा में है और तीसरी भाग में है। तो पहले इन तीनों का अलग अलग कीजिए। 75 के करो 25, 5, 5 और 1, कितने हुए 3, पावर क्या थी 36, तो ये तो आ गया 108। दूसरी संख्या है 140, इसके अगर खंड करें 70, फिर 2 का भाग 35, 5 का भाग 7 और 7 का भाग दिया तो 1, तो इसके आए 4 और पावर में है 40, तो ये आ गया 160। अगली संख्या है 32, इसके अगर हम करना चाहें 16, 8, फिर 2 का भाग 4, 2, तो ये आएगा कितनी बार 5 बार, पावर क्या है 16 है, तो ये आ गया 180। सॉरी 5 गुणा 16 करेंगे तो 80। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर संख्याओं के बीच में गुणा है तो उनके खंडों को जोड़ा जाएगा, और संख्याओं के बीच में अगर भाग है तो उनके खंडों को घटा दिया जाता है। अब देखिए 75 और 140, 75 और 140 के बीच में गुणा था, तो इनके खंडों को तो हम जोड़ेंगे, और ये संख्या भाग में है तो इसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो 108 और 160 मिलाकर कितना हो गया 268, और 268 में से अगर मैं 80 घटाता हूं तो ये आ जाएगा हमारा 188। ठीक है, तो इस तरह से अगर अभाज्य खंडों की संख्या निकालनी है तो अगर गुणा होगा तो उनके खंडों को जोड़ा जाएगा, और संख्या अगर भाग में होंगी तो उनके खंडों को घटा दिया जाता है। तो ये तरीका तो हुआ कि अभाज्य खंडों की संख्या निकालना किस तरीके से निकाली जाती है। अब इसके बाद आता है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों से मतलब क्या है, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड दोनों में अंतर मैंने एक बार और बताया था अभी पिछली वीडियो में आपको। अब गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों से मतलब जैसे संख्या 12 है तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे कि जिन संख्याओं का 12 में भाग जा सकता है वो संख्या क्या कहलाती है 12 के गुणनखंड कहलाती है। जैसे इसमें 1 का जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का, ये सभी संख्याएं 12 की क्या होंगी गुणनखंड होंगी। इनका भाग इसमें जाता है तो इनको हम क्या कहेंगे भाजक भी कह सकते हैं। तो गुणनखंडों का मतलब होता है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो इस तरह से हमें भाजकों की संख्या निकालनी है। ये अगर 12 के भाजकों की संख्या पूछी है, 12 के गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 कितने हो गए, टोटल 6 गुणनखंड हो गए, और वही हमारा क्या होगा आंसर। जैसे देखिए कि अगर क्वेश्चन ये होता कि 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 24 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर यह है कि 24 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, कितनी संख्याओं से पूरा भाग दिया जा सकता है। तो 24 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, या 24 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, ये ज्ञात करना है। तो तरीका क्या होगा देखिए, जिस संख्या के गुणनखंड या भाजक निकालने हैं सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का देंगे 3 और 3 का देंगे तो 1। तो इस तरीके से हमें उस संख्या के क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड। हमें पूछे हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पूछता तो आंसर 4 होता, पर गुणनखंडों के लिए क्या करना है कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके पहले उन्हें घात के रूप में लिखना है कि 2 कितनी बार आया 3 बार, और 3 कितनी बार आया है 1 बार। 2 आया 3 बार और 3 आया है 1 बार। अब क्या करना है, जो घात हैं उन घातों में एक एक जोड़ना है। उन घातों में एक एक जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 4 गुणा 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8। तो भाजकों की संख्या के लिए क्या करेंगे कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके उन्हें घात के रूप में लिखा जाता है, घात के रूप में लिखा जाता है। फिर
प्रत्येक घात में एक जोड़कर उनका परस्पर गुणा करते हैं। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके उन्हें घात के रूप में लिखेंगे और फिर प्रत्येक घात में एक जोड़कर उनका परस्पर क्या किया जाएगा, गुणा करेंगे, तो हमें भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर मैं क्वेश्चन एक अगला करना चाहूं कि यहाँ 124 की जगह मैंने लिख दिया 180 के टोटल कितने भाजक होंगे, ये हमें निकालना है, क्योंकि 24 तो छोटी संख्या थी, उसके तो हम वैसे भी पता कर सकते हैं डायरेक्ट। पर अगर 180 के करने हैं तो 180 के पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 का भाग दिया 90, फिर 2 का भाग दिया 45, 3 का भाग देंगे 15, 3 का भाग देंगे 5, 5 का भाग देंगे तो 1। देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार। प्रत्येक घात में 1 बढ़ाना है, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, 2 में 1 बढ़ाएंगे फिर से आ गया 3, यहाँ 1 में 1 बढ़ाएंगे तो आ गया 2, गुणा करें 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 18। और भाजकों की संख्या निकालने का तरीका ये आसान होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अभाज्य खंडों की संख्या निकालनी है तो तरीका क्या है, और भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो तरीका क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब अगला आता है कि भाजकों का योग ज्ञात करना। कि हमने भाजकों की संख्या तो निकाल दी, अब भाजकों का योग किस तरीके से निकाला जाएगा ये हमें पता करना है। तो देखिए आगे, भाजकों का योग ज्ञात करना। अब योग कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखिए हमें क्या करना है, मान लो हमारे पास कोई संख्या है, x संख्या है कोई, तरीका वही है जैसे हम भाजकों की संख्या निकाल देते हैं उसी तरीके से x संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मान लो ये हमारा आ गया p गुणा q, p की आया है m बार, q आया है n बार। ठीक, अब इनके योग निकालने के लिए क्या करेंगे, p और q दो संख्याएं आई हैं तो पहले मैं p की बात करता हूं। p की घात m है तो m में 1 जोड़ेंगे, घात में 1 जोड़ेंगे और इस संख्या में से 1 घटाएंगे और बटे में इसे बिना घात के लिखेंगे तो ये लिख दिया p माइनस 1। p की घात m 1 जोड़ दिया, फिर ये संख्या में से 1 घटा दिया, बटे में बिना घात के p माइनस 1 लिख दिया। दूसरा q की घात n, यहां भी वही तरीका, q की घात n है तो घात में 1 जोड़ेंगे, संख्या में से 1 घटाएंगे, नीचे बिना घात के लिखेंगे q माइनस 1। देखिए इस तरह से समझ में थोड़ा कम आएगा, मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूं। जैसे क्वेश्चन ये होता 72 के भाजकों की संख्या बताइए, तो हम निकाल सकते हैं संख्या जिस तरीके से, भाजकों की संख्या बताइए। तो 72 के ये हो गया 36, ये हो गया 18, ये हो 9, ये हो गया 3, 3, 1। तो ये आया 2 की घात 3, 3 की घात 2, घात में 1 जोड़े, ये आ गया 4, ये आ गया 3, आंसर आ जाता 12। पर ये तरीका कब लगता, जब भाजकों की संख्या पूछी होती। अब हमें क्या पूछा है कि भाजकों का योग बताइए, कि जो भी भाजक हैं उनका योग कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए, फिर उन्हें घात के रूप में लिखा। घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 की घात 3 और 3 की घात 2। ठीक है, अब पहले 2 की घात 3 की बात करें। 2 की घात 3 है तो पहले घात में 1 जोड़ दिया, संख्या में से 1 घटा दिया, फिर इन्हें बिना घात के लिख दिया, जोड़ा। अब 3 है तो 3 के साथ भी यही होगा, 3 की घात 2 है उसमें 1 जोड़ दिया, संख्या में से 1 घटा दिया, बटे में 3 माइनस 1 लिख दिया। अगर तीसरा और होता, जैसे यहाँ 5 होता तो 5 की घात में 1 जोड़ते, संख्या में से 1 घटाते, नीचे 5 माइनस 1 लिखते। ये सॉल्व करें तो ये हो गया 2 की घात 3 और 1 4। 2 की घात 4 कितना होता है, 2 का गुणा 4 बार, 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 16। 16 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 15, बटे 2 में से 1 घटाया तो 1
गुणा 3 की घात 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 की घात 3 मतलब हो गया 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 26, 3 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 2, 2 से कट गया 13 बार, 13 गुणा 15 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 195। तो 72 के सभी भाजकों का जो योग है वो कितना आएगा 195 आएगा और ये हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करके देखें ऐसा ही, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन होता कि 60 के भाजकों का योग बताइए। अब 60 के भाजकों का योग कैसे निकलेगा तो आगे देखिए। सबसे पहले भाजकों का योग निकालने के लिए दी गई संख्या की अभाज्य गुणनखंड करें। 2 का भाग दिया 30 बार, फिर 2 का भाग देंगे 15 बार, 3 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग देंगे 1 बार। ये लिखा मैंने 2 की घात 2 कितनी बार आया 2 बार, 3 कितनी बार आया 1 बार, 5 कितनी बार आ गया 1 बार। अब सॉल्व करें, 2 की घात 2 है तो पहले घात में 1 जोड़ा, संख्या में से 1 घटाया, बटे नीचे बिना घात के लिख दिया 2 माइनस 1 गुणा 3 की घात 1 है तो पहले घात में 1 जोड़ा, संख्या में से 1 घटाया, बटे 3 माइनस 1। यहाँ पर 5 की घात 1 है तो 1 जोड़ दिया, संख्या में से 1 घटा दिया, नीचे 5 माइनस 1। ये हो गया 2 की घात 2 और 1 कितना होगा 3, 2 की घात 3 कितना हुआ 8, 1 घटा दिया 7, बटे 2 माइनस 1 किया तो 1। अब यहाँ पर 3 की घात 1 और 1 2 हो गया, 3 की घात 2 होता है 9, 9 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 8, बटे 3 माइनस 1 कितना है 2। यहाँ पर 5 की घात 1 और 1 हो गया 2, 5 की घात 2 मतलब 5 का स्क्वायर 25, 1 घटाएंगे क्या आएगा 24, बटे 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, 4 से 8 कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया, बचा 7 गुणा 24 तो ये हो गया 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 और 2 16। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 168। तो अगर भाजकों का योग निकालना है तो इस तरीके से क्वेश्चन हल किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि अभाज्य खंडों की संख्या किस तरह से निकाली जाएगी या फिर भाजकों की संख्या किस तरीके से निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं अपवर्त्यों की संख्या निकालना। अपवर्त्यों की संख्या किस तरीके से निकाली जाती है तो देखिए आगे। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अपवर्त्य होते क्या है। अगर हमें यह पता है कि अपवर्त्य होते क्या है तो हम क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अपवर्त्यों की संख्या, अपवर्त्य का मतलब यह है कि जैसे अगर मुझे 6 के अपवर्त्य निकालने हैं तो 6 के अपवर्त्य वो होंगे जिनमें 6 का भाग जा सकता है। 6, 12, 18, 24 ये क्या होंगे सभी अपवर्त्य होंगे। तो या फिर मैं इनको कह सकता हूं 6 के गुणज, 6 के जो मल्टीपल हैं वही क्या कहलाते हैं अपवर्त्य कहलाते हैं। तो हमारा अगला है कि अपवर्त्यों या फिर गुणजों की संख्या ज्ञात करना। अब अपवर्त्य या गुणजों की संख्या कैसे ज्ञात होगी देखिए आगे। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन होता कि 100 से 200 के मध्य, 100 से 200 के मध्य 3 के अपवर्त्यों की संख्या बताइए। सौ से 200 के मध्य 3 के अपवर्त्यों की संख्या बताइए। तो 3 के अपवर्त्य मतलब वे संख्याएं जिनमें 3 का भाग जाता है 3 के अपवर्त्य कहलाएंगी। तो 100 से 200 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 का भाग जाता है। तो लैंग्वेज ये भी हो सकती है कि 100 से 200 के मध्य कुल कितनी संख्याओं को, कुल कितनी संख्याओं को 3 से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। कुल कितनी संख्याओं को 3 से पूरी तरह भाग दिया जा सकता है ये निकालना है। तो अपवर्त्यों की संख्या निकालना जो है बहुत आसान है, बस कुछ नहीं करना है कि किसके अपवर्त्य निकालने हैं 3 के। कौन सी संख्याओं के बीच में 100 और 200 के बीच में। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक तो है 100 और एक है 200। पहले अगर मैं 3 का भाग दोनों संख्याओं में दे देता हूं, 3 का भाग 100 में देंगे ये जाएगा 33 बार, 99 बचेगा 1,
रिमाइंडर बच गया एक। यहाँ 3 का भाग 200 में देंगे तो ये जाएगा 66 बार 198 और यहाँ बचेगा रिमाइंडर 2। तो यहाँ तो 1 शेष बचा और यहाँ 2 शेष बचा। तो पहले दोनों में 3 का भाग दिया और हमने यहाँ भागफल और शेषफल निकाल दिए। अब क्या करना है कि जो दोनों संख्याओं के भागफल आए हैं उन दोनों संख्याओं के भागफलों का जो अंतर होगा, अंतर करें तो अंतर कितना होगा, 66 और 33 का अंतर कितना है 33, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अपवर्त्यों की संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या का दोनों संख्याओं में भाग देना है और दोनों संख्याओं के जो भागफल आएंगे उनका अंतर करके हम अपवर्त्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक। अब क्या करेंगे, इसमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन तो आसान था, हो गया। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं। एक संख्या है छोटी संख्या जैसे 100 यहां पर, और एक दूसरी संख्या है बड़ी जैसे 200। इन दोनों में क्या याद रखना है कि अगर छोटी संख्या में भाग देने पर, किसी भी संख्या का भाग देंगे, शेष जो है वो 0 आता है। छोटी संख्या में भाग देने पर शेष 0 आता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर वही रहेगा जो हम करते आ रहे थे। जैसे यहां मान लो शेष 0 आ जाता, शेष 0 आ जाता तो प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आंसर 33 ही रहता। परंतु अगर बड़ी संख्या में भाग देने पर शेष 0 आ जाता है, बड़ी संख्या में भाग देने पर शेष 0 आता है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा अंतिम रिजल्ट है, अंतिम परिणाम है, उसमें से 1 घटाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। अब यहां तो जैसे 1 शेष बचा, 2 शेष बचा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, भागफलों का अंतर करेंगे आंसर आएगा। पर अगर शेष 0 आ जाता है, 0 कौन सी में आना चाहिए, छोटी में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी संख्या के शेष से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हमें बड़ी संख्या का शेष एक बार देखना पड़ेगा कि बड़ी संख्या का शेष 0 तो नहीं है। बड़ी संख्या का शेष अगर 0 होगा तो जो हमारा लास्ट रिजल्ट आया है उसमें से हम क्या करेंगे, 1 और घटाएंगे, तब जाके हमारा आंसर निकलेगा। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से करके देखें कि मान लो ये क्वेश्चन ये होता कि 100 से 200 के मध्य 8 के अपवर्त्यों की संख्या। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। 100 से 200 के मध्य 8 के अपवर्त्यों की संख्या बताइए, या 100 से 200 के मध्य कुल कितनी संख्याओं को 8 से विभाजित किया जा सकता है। तो क्या करें, पहले 100 में भाग दें 8 का, तो 12 8 96, बचे कितने 4 शेष। दूसरा है 200, 200 में 8 का भाग देंगे तो 25 8 200, तो यहां बचेगा 0 शेष। छोटी संख्या का शेष हमें नहीं देखना है, कुछ भी बचे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बड़ी संख्या का शेष हम देखेंगे कि बड़ी संख्या में अगर शेष 0 आएगा तो इनके भागफलों का अंतर तो करना है। इनके भागफलों का अंतर कितना हुआ, 12 और 25 का अंतर कितना है 13। पर अगर बड़ी संख्या का शेष 0 आ रहा है तो लास्ट जो रिजल्ट आया है उसमें से 1 और कम करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूं अपवर्त्यों की संख्या आप लोगों को समझ में आई होगी, पर निकालते समय ध्यान रखेंगे कि बड़ी संख्या में शेष 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आता है तो लास्ट में 1 कम करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, कि अगर क्वेश्चन ये होता कि 500 से 1000 के मध्य कुल कितनी संख्याओं को 2, 3 तथा 4 से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। कुल कितनी संख्याओं को पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, किसके मध्य, 500 से 1000 के मध्य। पर यहां देखना है, अब एक संख्या के अपवर्त्य नहीं है, उसने कहा है 2 का भी भाग जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए और 4 का भी जाना चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो हमें अलग अलग नहीं निकालना है। कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे कि 2 का अलग निकालेंगे, 3 का अलग निकालेंगे, 4 का अलग निकालेंगे।
यहाँ कहा है 2, 3 और 4 तीनों से भाग जाना चाहिए, और 2, 3, 4 तीनों का भाग कौन सी संख्या में जाएगा? तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे? एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वही संख्या होती है जिसमें इनका भाग जाता है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। मतलब ये है कि हमें 12 के अपवर्त निकालने, 2, 3, 4 का अलग अलग निकालने के बजाय 2, 3, 4 का एलसीएम 12 और 12 के अपवर्त हम निकाले हैं। तो पहले 500 में भाग देंगे किसका? 12 का। तो क्या आएगा? 12, 4, 48 और ये हो गया 12 एकम 12। तो कितना बचा? 8 शेष। अगला 1000 में अगर मैं भाग देना चाहूं 12 का, तो ये होगा 12, 8, 96 और 12, 3, 36। कितना बचा? 4 शेष। इनका क्या करेंगे? भागफलों का अंतर, भागफलों का अंतर करें तो 41 और 83 का अंतर कितना होगा? 42। पर एक चीज और चेक कर लेना कि जो बड़ी संख्या है उसका शेष 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ शेष 0 नहीं है तो हमारा आंसर यही होगा। अगर ये शेष 0 आता तो इसमें से क्या करते? एक कम करते तो हमारा आंसर आ जाता 41। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको अभाज्य खंडों की संख्या निकालना, भाजकों की संख्या निकालना, भाजकों का योग निकालना या फिर अपवर्त्यों की संख्या निकालना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।